ठीक, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। एसईओ एक ऐसी चीज़ है ना कि इसको डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन बोलते हैं, ठीक है? मतलब अगर आपने एसईओ सीख लिया सही से, तो ये समझो कि आपने 50 से 60% डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। मतलब इतना पोटेंशियल है एसईओ का। क्योंकि आप सोचो कि जब हम लोग किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, चाहे इंस्टा पे करें, चाहे फेसबुक पे करें, चाहे यूट्यूब पे करें और चाहे गूगल पे करें, तो हम क्या करते हैं? 2 से 3 चीज़ें ही करते हैं। अपने अगर वेबसाइट पे कर रहे हैं काम तो अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं तो अपने वीडियोज़ को रैंक कराते हैं और इंस्टा, फेसबुक पे भी वही सेम चीज़ें करते हैं। तो एसईओ की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ती है, मतलब लगभग हर जगह एसईओ की ज़रूरत पड़ती है ना? तो इसलिए हम एसईओ को डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन बोल सकते हैं। इसके बिना हमारा कोई काम चलेगा ही नहीं क्योंकि जब हम कोई भी कंटेंट पब्लिश करते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे तो हमें उसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है और उसे ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तभी हमारा कंटेंट रैंक होता है, अदरवाइज़ हम कितना भी कोशिश कर लें हम अपने कंटेंट को रैंक नहीं करा पाते। अगर आपने एसईओ अच्छे से सीख लिया तो यूट्यूब पे किसी भी चैनल को आप 2 से ढाई महीने में 100% आप मोनेटाइज़ करा सकते हो। इतना पोटेंशियल है एसईओ का। सबसे पहले समझते हैं कि एसईओ होता क्या है? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ठीक है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो एसईओ का ये हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। अब इसको अगर हम ऐसे करें ठीक है, मतलब सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइज़ेशन हम किसका करते हैं? कंटेंट का, ठीक है? वेबसाइट में ही हम कंटेंट ही लिखते हैं, राइट? किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम काम करते हैं तो बेसिकली हम कंटेंट पे ही काम करते हैं, ठीक है? चाहे वो यूट्यूब के उसपे वीडियो के फ़ॉर्म में हो, चाहे वो कंटेंट यानी कि आर्टिकल के फ़ॉर्म में हो, टेक्स्ट के फ़ॉर्म में हो, कंटेंट किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है। कोई बता सकता है कंटेंट कितने फ़ॉर्म में हो सकता है? अब बताओ कंटेंट कितने तरीके के होते हैं? कंटेंट कितने फ़ॉर्म में हो सकते हैं? वीडियो, इमेज और वॉइस और ठीक है। टेक्स्ट में भी बहुत सारी टेक्स्ट के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जैसे कि पीपीटी के फॉर्म में हो सकता है टेक्स्ट में। बिल्कुल, पीपीटी पे फॉर्म में हो सकता है और पीडीएफ के फॉर्म में भी हो सकता है और मतलब आप सोच लो कि जहाँ-जहाँ पे हम लोग कंटेंट बेसिकली थे वो सारे हमारे कंटेंट के फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है? तो हमें बेसिकली इन्हीं चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। वो चाहे वीडियो हो, चाहे आपका इमेज हो, चाहे वॉइस हो, चाहे टेक्स्ट हो, पीपीटी हो, पीडीएफ हो। जब हम लोग एसईओ में अभी आगे और जाएँगे क्या बोलते हैं जब एडवांस लेवल पे जाएँगे कि एसईओ के टाइप जब पढ़ेंगे ना कि ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ तो ऑफ पेज में ये सारी चीज़ें आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे जब हम बोले तो आपको ये लगे कि यार ये चीज़ें नई-नई है क्योंकि इनका हम सबमिशन करते हैं, ठीक है? जब हम किसी अपनी नई वेबसाइट पे काम करने जाते हैं तो उसको रैंक कराने के लिए सबमिशन होते हैं, तो वो चीज़ें तो ख़ैर आगे की बातें हैं। तो ये हो गया कि हमारे कंटेंट फॉर्म कितने तरीके के होते हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखना क्योंकि बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, बट ये मैंने आपके हिंट के लिए बता दिया, ठीक है? अब आप ये समझो कि मान लीजिए कि जो गूगल है हमारा, वो गूगल किस तरीके से गूगल की वर्किंग क्या होती है? अगर गूगल को आपको समझना है ना, तो सपोज़ मान लो कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं ना, ठीक है? सोसाइटी प्लस गूगल, ठीक है? सोसाइटी और गूगल एक जैसे काम करते हैं। पूछो कैसे? अब मान लो कि हमें दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट बनाना होता है। सोसाइटी में भी अगर हमने ट्रस्ट अच्छा बनाया है, ठीक है? तो लोग हमें ज़्यादा लाइक करेंगे और अगर गूगल पे भी हमने ट्रस्ट ज़्यादा बनाया है, तब भी लोग हमें ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है? अब सपोज़ मान लो कि ऐसे समझते हैं इसको कि ये कोई एक पर्सन है, ए मान लेते हैं, ठीक है इसको और इसके पास कोई क्वेश्चन आ गया एक, क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन का इसे क्या चाहिए?
सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब सोसाइटी में एक दूसरा पर्सन है, ये है बी, ठीक है। अब बी के पास इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो अब ये मान लो कि इसका क्वेश्चन है और बी ने इसको सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन दे दिया तो इसका मतलब है कि ए के नजर में बी की वैल्यू क्या हो गई, अच्छी हो गई, ठीक है। तो सेम ऐसे गूगल भी काम करता है। सपोज मानो कि ये एक यूजर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, गूगल है, ठीक है। अब इस यूजर ने गूगल पे कुछ सर्च किया, ठीक है, और ये आपकी क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट पे आपने कंटेंट लिख के रखा है। अब यूजर ने कोई क्वेरी किया और गूगल ने क्या किया कि यहाँ पे इसका पूरा डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस पे गूगल आया और यहाँ पे जो कंटेंट इसको अच्छा लगा, जितनी भी वेबसाइट अच्छी लगी, तो गूगल ने क्या किया, आपको जब जहाँ पे आपने सर्च किया वहां पे बहुत सारी 4-5 वेबसाइट, मतलब एक गूगल के पेज पे लगभग 10-12 वेबसाइट आती है। तो 10-12 वेबसाइट जब आती है तो गूगल यूजर उसमें से 1 से 2 वेबसाइट चूज करता है। अब जब 1 से 2 वेबसाइट चूज करता है तो जो वेबसाइट यूजर को अच्छी लगेगी वही वेबसाइट वो चूज करेगा। सपोज मान लीजिए कि आप वाली वेबसाइट उसको अच्छी लग गई, तो यूजर के नजर में गूगल का भी ट्रस्ट बन गया, क्योंकि वो गूगल पे उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, कंटेंट मिल गई। अब मेन हमारा फोकस बताने का है कि गूगल के नजर में हमारी वेबसाइट का क्या हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, क्योंकि यूजर को हमारी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लगा। तो बेसिकली एसईओ में यही होता है कि हमें अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी वेबसाइट को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर के हिसाब से उसे बनाना है, यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो वो चीजें कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम अपने एसईओ में सीखते हैं। एसईओ का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि किसी भी सर्च इंजन पे, चाहे वो गूगल हो, विंग हो और माइक्रोसॉफ्ट हो, किसी भी सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को इजीली रैंक कराने के प्रोसेस को ही हम एसईओ कहते हैं, और इसी के थ्रू ही, इसी की हेल्प से हम करा सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि हम कैसे भी करके कंटेंट को रैंक करा दें, ठीक है। कोई कितना भी बड़ा क्रिएटर हो जाए, वो एसईओ को किसी न किसी, अगर वो एसईओ नहीं भी जानता है तब भी वो एसईओ का यूज करता है, क्योंकि कीवर्ड वगैरह तो डालता ही है ना। तो मेन खेल कीवर्ड का ही है एसईओ में, राइट। अब एसईओ क्यों क्यों करना चाहिए, मतलब अभी तो हमने एक समझो कि इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अब बेसिकली इसके जो एल्गोरिदम है उसके बेसिस पे हम जानते हैं कि एसईओ हमें क्यों करना चाहिए। देखो चलो ठीक है, मैं बेसिकली जो इसका एल्गोरिदम काम करता है, जो गूगल बोलता है, ठीक है, इसलिए एसईओ आपको करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोग जानते हैं, ओवरऑल हमारा जो टारगेट होता है वो अपनी वेबसाइट को रैंक कराना, अपने कंटेंट को रैंक कराना ही होता है, ठीक है। लेकिन रैंक क्यों कराना है, इसके पीछे का रीजन जानते हैं। सपोज मानो कि लगभग हम 90%, ये डेटा तो कह 90 टू 93% के आसपास है, लेकिन 90% यूजर 90% यूजर को अगर कुछ भी खरीदना होता है तो आप लोग सबसे पहले कहाँ जाते हो, गूगल पे जाते हो ना। दिमाग में सबसे पहले गूगल ही आता है, ठीक है। गूगल के रिप्लेसमेंट भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सर्च इंजन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बिंग हो गया, बट गूगल इतना पॉपुलर हो गया कि हम उसे ही सर्च इंजन, मतलब सब कुछ उसे ही समझ ले रहे हैं कि ये यूजर फ्रेंडली है और एक्यूरेसी रेट भी इसका सबसे अच्छा है और इजी टू यूज भी है। जब हम कोई चीज नया परचेज करने जाते हैं, चाहे यूजर हो चाहे कोई भी हो, तो वो किसी ना किसी सर्च इंजन पे जा करके वो सर्च जरूर करता है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो 90% यूजर क्या होते हैं, किसी चीज को परचेज करने से पहले वो क्या करते हैं, किसी भी सर्च इंजन पे हम गूगल का ही नाम ले लेते हैं। देखो एसईओ ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझोगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एसईओ करने से ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। कर तो आप अभी एक दिन में हम आपको पूरा प्रैक्टिकल समझा देंगे, सारी चीजें कर लोगे, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कैसे उसका एल्गोरिदम काम करता है, कैसे चीजें परफॉर्म की जाती हैं, ये चीजें हमें समझना जरूरी है। करना तो 1 से 2 दिन की क्लास में हम बता देंगे, आप 100% आपका एसईओ 90 प्लस ही रहेगा, किसी भी चीज़, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे किसी वेबसाइट का हो। मतलब ये है कि जब
कोई भी यूजर मतलब इसका एक 90% ऑल ऑनलाइन एक्सपीरियंस बिगिन विद द सर्च इंजन, ठीक है। जब कोई भी दुनिया मान लो कि आप ही लोग में से जब कोई चीज हमें प्रोडक्ट या फिर सर्विस कोई सर्च करना होता है, सीधा हम गूगल पे जाते हैं, चाहे कपड़े परचेज करना हो, चाहे आपको मोबाइल परचेज करना हो, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करते हो कि नहीं करते हो? गूगल पे हो गया, चाहे अमेजोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट पे हो गया, कुल मिलाकर के किसी न किसी सर्च इंजन पे तो हम जाते हैं। अगर हम फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब सर्चिंग ही तो कर रहे हैं ना, वो एक सर्च इंजन ही तो है, भले ही गूगल के टक्कर का नहीं, लेकिन है तो सर्च इंजन ही ना। तो हम किसी न किसी सर्च इंजन पे जाकर के अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, उस चीज के बारे में सर्च करते हैं, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी वेबसाइट या फिर अपने प्लेटफ़ॉर्म का एसईओ करें। क्योंकि आप समझो जब 90% यूज़र सर्च करके ही अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, तो हमें भी ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपनी वेबसाइट और अपने प्लेटफ़ॉर्म का एसईओ करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी यूज़र हमारे रिव्यू देख कर के, आप जब कोई मोबाइल परचेज़ करने जाते हो तो उसका कंपैरिज़न करते हो, उसके रिव्यूज़ पढ़ते हो और उसके वीडियोज़ देखते हो कि बेटर है कि नहीं बेटर है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, कन्फर्म करने के बाद तभी तो आप परचेज़ करते हो, राइट? तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें इस चीज़ को, एसईओ को परफ़ॉर्म करना है। एसईओ को करना है अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है? देन सेकंड रीज़न इसका क्या है एसईओ करने का? इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? देखो 70% यूज़र इग्नोर टू पेज 2। आप बताओ कि आप अगर गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, तो क्या गूगल का फर्स्ट पेज देखने के बाद सेकंड पेज पे आप जाते हो? नहीं जाते हो ना? सपोज़ मान लीजिए कि आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है? अब आपने मान लीजिए सपोज़ सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, ठीक है? तो आप 70% मतलब 100 में से 70 लोग दूसरे पेज पे जाते ही नहीं। 30 लोग वैसे होते हैं जो बहुत ही क्यूरियस होते हैं उस चीज़ के बारे में कि यार इस पेज पे नहीं मिला तो लाओ सेकंड पेज पे जाते हैं। अच्छा, जब आपको फर्स्ट पेज पे नहीं मिलता तब आप क्या करते हो? जब आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हो और आपको फर्स्ट पेज पे नहीं मिलता है, देन क्या करते हो? राइट, कीवर्ड चेंज करते हो सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या सर्च करोगे? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, ऐसे कीवर्ड आप चेंज करोगे, ठीक है। लेकिन इन केस मान लो कि आपको तब भी नहीं मिला रिजल्ट, तब क्या करोगे? गूगल का एल्गोरिदम ये बोलता है कि आज भी 70% यूजर सेकंड पेज पे नहीं जाते हैं, वो स्विच कर जाते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और आज की डेट में लोग गूगल को छोड़ करके कहाँ जाते हैं? यूट्यूब पे। अच्छा, कोई बता सकता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन-सा है? सर्च इंजन सबसे बड़ा सर्च इंजन वो गूगल है और दूसरा यूट्यूब है। यूट्यूब पे कोई चीज़ बिना सर्च किए मिल जाती है क्या आपको? अब ऐसे तो आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे दूसरे सर्च इंजन भी आ जाते हैं, सजेस्ट कर देता है वो, ठीक है? तो बेसिकली लेकिन गूगल यूट्यूब तो एक सर्च इंजन ही है, राइट? तो आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन जो है वो है क्या? यूट्यूब। तो जब हम मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ सर्च किया, उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिला। हमने थोड़ा-से कीवर्ड में चेंजेज़ लाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ सर्च किया या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन लखनऊ सर्च किया। तो जब उस टाइम पे भी हमें बेस्ट रिजल्ट नहीं मिला तो हम सोचते हैं यार चलो यार इस पे छोड़ देते हैं, चलो यूट्यूब पे देखते हैं। क्योंकि वहाँ पे वीडियो के फॉर्म में मिलेगा कंटेंट, हो सकता है कि लोग कुछ अच्छा बता दें हमें, राइट? तो जो मेन हमारा ये था कि 70% यूज़र इग्नोर कर देते हैं सेकंड पेज को, इसलिए हमें अपनी वेबसाइट का एसईओ करना ज़रूरी हो जाता है, किस लिए कि हम अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे ही रैंक कराएँ, ठीक है? जब फर्स्ट पेज पे रैंक कराएँगे, तभी हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट पे जाएगा, अदरवाइज़ 30% ही ट्रैफिक हमें मिलेगा, यानी कि 100 लोगों में से 30 लोग ही सेकंड पेज पे जाते हैं। अब 30 में से कितने हमारी वेबसाइट पे जाएँगे, ये कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। तो हम अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक कराएँ। फर्स्ट पेज पे भी कोशिश करें कि देखो फर्स्ट पेज पे लगभग 10 सर्चेज़ आपको दिखाई देती हैं। 10 में से लगभग 3-4 तो आपको आईडी दिखाई देगा, ठीक है? उसके बाद 4-5 जो ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाई देंगे, 2-3 उसमें आपके गूगल के जो लोकल बिज़नेसेस होते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो हम फर्स्ट पेज पे भी
टॉप पे रहें, इसलिए हम अपने वेबसाइट का एसईओ करते हैं, राइट? वेबसाइट इन द सेंस हम बार-बार वेबसाइट बोलते हैं क्योंकि वेबसाइट का ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। तो वेबसाइट से रिलेटेड आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को ले सकते हो, गूगल को ले सकते हो, उसको सॉरी यूट्यूब को ले सकते हो, फेसबुक, इंस्टा सारी चीज़ों को ले सकते हो, राइट? अब तीसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है एसईओ करने का? हमारा जो मेन टारगेट है वो ट्रैफ़िक लाना ही है। लेकिन हमें ट्रैफ़िक क्यों लाना है? मतलब कि हमें रैंक क्यों कराना है? जब हम रैंक कराएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि ट्रैफ़िक तो आएगा ही आएगा। लेकिन रैंक हमें क्यों कराना है अपनी वेबसाइट को? उसके पीछे की रीज़न हम लोग जान रहे हैं ना। आप समझो कि 70 से 80% जो यूज़र है, आज भी वो पेड ऐड को इग्नोर करता है। फ़ोकस किस पे करता है? ऑर्गेनिक कंटेंट पे। कि जब आप कोई चीज़ सर्च करने जाते हो, जब कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाते हो गूगल पे, तो ऑर्गेनिक वाला देखते हो या फिर पेड वाला देखते हो? ऑर्गेनिक वाला ही देखते हो ना? अच्छा पेड क्यों नहीं देखते हो? इसका रीज़न बता सकता है कोई? समझो कि जब हम कोई पेड ऐड चलाते हैं या फिर कोई भी क्रिएटर, कोई भी मार्केटर पेड ऐड चलाता है। सपोज़ मान लो हम यूज़र हैं, हम अपने आप को एज़ अ यूज़र मानते हैं। जब हम एज़ अ यूज़र किसी चीज़ को सर्च करते हैं, तो हमें कोई पेड चीज़ दिखती है, तो पेड का मेन फ़ोकस क्या होता है? कोई चीज़ बेचना, ठीक है? अगर कोई पेड ऐड चला रहा है तो भाई फ्री में तो चलाएगा नहीं ना कि अपने अपने पेड ऐड को उसका एक ही टारगेट होगा, या तो प्रोडक्ट बेचेगा या सर्विस बेचेगा। तो हम क्या समझ लेते हैं कि यार अगर ये पेड ऐड चला रहा है तो इसका मतलब है कि हम अगर इस पे लिंक इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें परचेज़ करना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन हम तो इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं ना। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर आपका जो पेड यूज़र आया, पेड कस्टमर आया है, वो आपके पास कुछ ही दिन के लिए आएगा। आपकी सर्विस लेगा, आपसे उसका रिश्ता खत्म। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंटेंट से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक यूज़र आपका आ रहा है, तो वो आपके साथ समझ लीजिए कि कई सालों तक टिका रहेगा, तो फिर आप उसको कुछ भी बेच सकते हो। आप समझ रहे हो ना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए लोग पेड ऐड को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम पहले से ही हमारा इंटेंशन हो जाता है कि यार अगर पेड ऐड कोई चला रहा है तो अगर इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमें कुछ ना कुछ परचेज़ करने के लिए अपने लिंक पे रीडायरेक्ट करेगा। तो इस वजह से हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं। हम अपने किसके ऑर्गेनिक कंटेंट पे जो ऑर्गेनिक कंटेंट रैंक कर रहा होता है उस पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और उस वेबसाइट के जिस वेबसाइट से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर उसका कंटेंट हमें अच्छा लग रहा है तो आप ये समझो कि हम उसके अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरी क्वेरी होती है, तो हम फिर गूगल पे नहीं जाते हैं, फिर सीधा उसी की वेबसाइट पे चले जाते हैं कि भाई वहाँ पे हमें अच्छा कंटेंट मिलता है तो हाँ, उसी चलो अपना टाइम वेस्ट ना करें, सीधा उसी की वेबसाइट सर्च करते हैं। और बहुत सारे यूज़र तो क्या करते हैं, उस वेबसाइट को सेव करके रख लेते हैं। यार इस पे बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, लाओ इसको सेव कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई जानकारी मुझे लेनी होती है, सीधा हम इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। जैसे अगर हम लोग को समझो किसी जॉब के बारे में सर्च करना होता है या फिर किसी वैकेंसी के बारे में सर्च करना होता है, तो किस वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग? सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? तो सरकारी रिजल्ट मतलब हमारे दिमाग में ही घुस गया सरकारी रिजल्ट। अगर किसी वैकेंसी के बारे में सर्च करना है, किसी जॉब के बारे में गवर्नमेंट से रिलेटेड और प्राइवेट से रिलेटेड मुझे लगता है कि वहाँ पे वैकेंसीज़ आती हैं, है ना? मुझे तो आइडिया नहीं बट सरकारी रिजल्ट के बारे में पता है कि अगर किसी भी आपको जॉब की जानकारी लेनी है कि भाई वैकेंसी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, इसकी क्या डेट है, क्या नहीं, तो डायरेक्ट रोज़ लोग क्या करते हैं सरकारी रिजल्ट उसको सर्च करके उस पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकारी रिजल्ट पे कंटेंट अच्छा मिल रहा है। कंटेंट की जो अथॉरिटी है, कंटेंट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तभी तो लोग उसको बाय माउथ एडुकेसी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं डायरेक्ट। जिस दिन आपको लोग आपके डोमेन से सर्च करने लगे, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी ब्रांडिंग हो गई। आपको फिर उस दिन कीवर्ड पे नहीं खेलने की ज़रूरत पड़ेगी। अब समझ में आया ना कि लोग हमें एसईओ करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि 70 से 80% लोग पेड ऐड को इग्नोर करते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट पे फोकस करते हैं। इसलिए अगर हम अपनी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, तो लोग हमारे वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली आएँगे और लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रुकेंगे। तो जब हमारा कोई यूज़र लॉन्ग टर्म बन जाता है, तो उसे हम कुछ भी बेच देते हैं। चुपके से भैया ये हमारा अपनी वेबसाइट पे कुछ लगा दिए कि ये देखो ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा देखिए आप समझो ना कि सेलिब्रिटीज़ कैसे एडवर्टाइज़मेंट करते हैं क्योंकि लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं। अब जब ट्रस्ट करते हैं तो अगर बेकार चीज़ गुटखा भी बेचते हैं तो गुटखा बिकता है। समझ रहे हो? मतलब है बेकार, सब लोग जानते हैं गुटखा खाने से कैंसर होगा, लेकिन कोई सेलिब्रिटी अगर उसका एडवर्टाइज़मेंट करता है, तो लोग परचेज़ ज़रूर करते हैं।
राइट? तो वही सेम चीज़ है कि हमें पहले क्या करना है, ट्रस्ट बनाना है। एक बार हमारे पास ऑर्गेनिक यूज़र आ गया तो उसको कुछ भी बेचो आप, हमेशा खरीदेगा आपसे। लेकिन सिर्फ पेड पे फोकस करोगे तो एक बार खरीद करके दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा, राइट? तो तीसरा रीज़न ये हो गया हमारा क्या करने का? एसईओ करने का, ठीक है? दुनिया का कोई भी एआई आ जाए ना, आपको क्या लगता है चैट जीपीटी खुद कंटेंट बना के देता है क्या? गूगल से ढूँढ के ही कंटेंट वो देता है आपको भाई। आप उससे पूछोगे कि टॉप 10 बेस्ट वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की टॉप 10 वेबसाइट तो गूगल से ही उठा के वो देगा, ठीक है? अब गूगल पे जो बेस्ट दिखाएगा मान लीजिए कि टॉप 10 वेबसाइट आपने सर्च किया, अब गूगल जिनको बता रहा है कि ये वेबसाइट अच्छी है, तो चैट जीपीटी उन्हीं वेबसाइट को उठा करके आपको सजेस्ट कर दे रहा है। तो कंटेंट तो पूरा खेला गूगल के ही है ना, तो वो कुछ लिखता नहीं है, उसका बॉट जाता है, सर्च इंजन पे जाता है, वहाँ से आपकी क्वेरी को ट्रिगर करता है, ठीक है? हिट करता है और वहाँ से जो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसको वो आपको दे देता है। तो बेसिकली ये दो सब सारी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। समझ में आया ना कि मतलब हमें एसईओ तो आप छोड़ ही नहीं सकते। भाई अगर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आए हो, तो आपको एसईओ करना ही करना पड़ेगा, कितना बड़ा एआई आ जाए। आप सोचो कि सर्च करना तो लोग नहीं सोच रहे, सर्च तो ह्यूमन करेगा ही ना। आप अगर एआई को मान लीजिए कि एआई को अगर आप चलाने जा रहे हो, उससे कुछ काम करवाने जा रहे हो, तो कमांड तो आपको ही देना पड़ेगा ना। बिना ह्यूमन के तो एआई डायरेक्टली कहीं न कहीं ह्यूमन का तो कनेक्शन उससे होगा ही होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चाहे हम एआई पे काम करें, चाहे आप चैट जीपीटी काम करो, चाहे गूगल पे काम करो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करो, तो हमें तो पहली चीज़ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर्च तो करना ही करना पड़ता है कोई चीज़, तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं, राइट? इसलिए एसईओ ज़रूरी हो जाता है। एक बार आप और चीज़ इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एसईओ आप नहीं इग्नोर कर सकते हो। हमने पहले ही बताया ना कि एसईओ को डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन कहा जाता है। अब अभी तो पेड मार्केटिंग का क्रेज़ तो अभी से बढ़ा है। भाई आज से 5-6 साल पहले आप समझो कि जो पेड मार्केटिंग आई है, ये तो कोविड के बाद ही आई है। फेसबुक ऐड, गूगल ये सब यूट्यूब मतलब गूगल तो बहुत पहले से यूट्यूब पे आप सोचो यूट्यूब पे क्रेज़ कब से आया? कोविड के बाद से ही आया। जब लोग घर पे बैठे थे कोविड में कुछ नहीं समझ में आया, लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले कितने लोग उसको जानते थे यूट्यूब को? बहुत कम लोग जानते थे। आज से 6-7 साल, 10 साल पहले मतलब 10 तो नहीं बोलेंगे 6-7 साल पहले, कोविड के पहले एसईओ का इतना ज़्यादा क्रेज़ था, इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि लोग डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ़ एसईओ की तरफ ही भागते थे। मैंने जब ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था, है ना? आज भी एक वेबसाइट है आप लोग जा कर के गूगल पे चाहे तो सर्च करो, आवाज़े उत्तर प्रदेश डॉट कॉम ठीक है? इस पे स्टार्टिंग में हम ही लोग कंटेंट लिखते थे और आज इस वेबसाइट से लगभग महीने का 10 से 15 लाख रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इतना ब्लॉगिंग का पोटेंशियल है, एसईओ का पोटेंशियल है। आप समझो कि आज हमने तो छोड़ दिया उस वेबसाइट पे काम करना, हमारी भी एक वेबसाइट थी हिंदी में दुनिया डॉट कॉम, उस वो वेबसाइट हमारी हैक हो गई, नहीं तो उससे भी हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते थे। बट ये होता है कि थोड़ा-सा सिक्योरिटी का वो रहता है कि अगर आप उतना हमें तो पहले उतना नॉलेज नहीं था कि भाई क्या-क्या चीज़ें सिक्योरिटी के लिए हमें सिक्योर करना है अपनी वेबसाइट। तो ऐसे नॉर्मली काम करते थे और हुआ क्या कि वो हैक हो गई, फिर उसके बाद से हमने ब्लॉगिंग पे थोड़ा-सा काम करना छोड़ दिया, फिर इधर पेड मार्केटिंग में ही आ गए। अदरवाइज़ ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा-सा आपको अपडेट रहना पड़ता है ना? आप अगर लग करके उसी पे काम करोगे तो ब्लॉगिंग में 3 से 4 महीने में आप ईज़िली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी। और ऐसा नहीं अच्छी अर्निंग जैसे यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे हम लोग एडसेंस से पैसा कमाते हैं, वहाँ पे एडसेंस से भी पैसा कमाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक टर्म होता है एसईओ में बैकलिंक्स, ठीक है? आप समझो कि बैकलिंक्स अगर आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक कर रही है, ठीक है? और आपने हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक अच्छा है और आपने नई वेबसाइट बनाई, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक नहीं है। आपने बोला कि सर हमारी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक ना ले लाने के लिए आप अपनी वेबसाइट पे हमारी नई वाली वेबसाइट का लिंक लगा दो। तो लिंक लगाने का सिर्फ़ इसको बैकलिंक प्रोसेस बोलते हैं। बैकलिंक लगाने का लोग डेढ़-डेढ़, 200-200 डॉलर चार्ज करते हैं। आप समझो कि सिर्फ़ आपकी नई वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है, आपकी नई वाली वेबसाइट का लिंक हम अपनी वेबसाइट पे लगाएँगे, तो कितना डॉलर चार्ज करेंगे हम? $200 सिर्फ़ लिंक को पेस्ट करने का, इतना पोटेंशियल है, समझ लो। और अगर एसईओ आपको आ गया ना तो कि आप समझ लो हम लोग तो मतलब 15-15, 20-20 आर्टिकल पे वेबसाइट का एडसेंस अप्रूव करा देते थे। अगर एसईओ आ गया तो कुछ भी कर सकते हो। आज भी हम यूट्यूब पे जब हम काम करते हैं, हमने अपना जो गॉड वाले चैनल पे काम किया, 2 महीने में हमने मोनेटाइज़ करा लिया। ज़रूरी है कि आपको एसईओ आना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोग कहते हैं यार हमारा कंटेंट ही नहीं रैंक कर रहा है, हमारा चैनल ही नहीं मोनेटाइज़ हो रहा है, हमारा इंस्टा पे वायरल ही नहीं हो रहे हैं वीडियो।
तो मेन खेला इन सब के पीछे क्या है, एसईओ का ही है। अगर आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना आ गया ना, तो आप कुछ भी तोड़ फोड़ सकते हो। तो एसईओ को अभी प्रैक्टिकल, जैसे जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे ना, तो आपको और पता चलेगा कि अच्छा यार ये चीजें तो हमें, जैसे रवि सर बोलते हैं ना कि जब हम लोग को पढ़ाते हैं तो समझ, अरे यार ये चीज तो हमें पता ही नहीं था। वैसे एसईओ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप थोड़ा सा अगर पुशअप दे दो अपने प्लेटफॉर्म को तो इजिली वो रैंक कर जाएगा। बट उसके लिए पहले हमें नॉलेज तो होनी होनी चाहिए ना उन चीज़ों को। हम लोग कीवर्ड डालते हैं बट गलत तरीके से डालते हैं, हैशटैग डालते हैं बट गलत तरीके से डालते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलने की जगह हमें क्या होता है, लॉस होने लगता है। तो तरीका सब लोग करते, सारे लोग हैं, बट सही तरीके से नहीं करते लोग, वहीं पे वहीं मात खा जाते हैं। तो हम लोग एसईओ क्यों जरूरी है वो चीज जान रहे थे ना। और एक चौथा पॉइंट आप नोट कर सकते हो, लोकल सर्चेज के लिए। आपका मान लीजिए कि कोई लोकल बिजनेस है, ठीक है। अभी तो ये सब हम ऑल ओवर की बात कर रहे थे कि इतने यूजर हैं और ये हमारी वेबसाइट है, बट एसईओ जरूरी हो जाता है हमारे अपने लोकल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। जब किसी को कोई चीज, जैसे कि आपको नियर बाई कुछ सर्च करना है, ठीक है, होटल के बारे में जानना है, रेस्टोरेंट के बारे में जानना है, तो भी आप जा करके सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है। तो 80% जो स्मार्टफोन यूजर होते हैं वो इसी चीज के लिए, मतलब अपने लोकल बिजनेसेस को रैंक कराने के लिए या फिर सर्च करने के लिए एसईओ का करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई लोकल बिजनेस है, उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, जितना ज्यादा ट्रैफिक आप लेके आओगे उतने ज्यादा विजिटर आपके जो ऑफलाइन बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, वहाँ पे जाकर के वो विजिट करेंगे, और जितना विजिट आएगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है कि जितनी ऑडियंस हमारे पास आएगी, हमें उतना ही हमारे कन्वर्जन बढ़ेंगे, ठीक है। तो लोकल बिजनेसेस के लिए, और सही बताऊं तो आपका अगर लोकल बिजनेस है तो आप बिल्कुल पैसा ना खर्च करो, आप अपने गूगल माई बिजनेस पे जाकर के जम के एसईओ कर दो। रिकॉर्ड है कि आपसे ज्यादा पेड मार्केटिंग वाला पैसा नहीं कमा पाएगा, ना विजिट ला के पाएगा। आप समझो कि रवि सर कितना उस पे गूगल माई बिजनेस पे कितना पेड ऐड चलाते हैं, 1% आज तक उन्होंने उस पे पेड पेड फोकस किया ही नहीं। सिर्फ उनका ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है कि अगर आप सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, तो फ्री ट्यूटोरियल आएगा ही आएगा। और वहीं से जब सबसे ज्यादा यूजर हमारे जो हैं, अपने स्टूडेंट वहीं से आते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, यूट्यूब से और गूगल माई बिजनेस से। तो ये पोटेंशियल है एसईओ करने का। आपका पैसा भाई, आप समझो ना कि जैसे यहाँ पे बैठे सारे लोग बिगनर हो, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि आप 10,000 रुपये खर्चा करो, आप कर पाओगे खर्चा? आप यहाँ सीखने आए हो, पैसा कमाने के लिए आए हो ना। मतलब कुछ एक दो एक्सेप्शनल केस छोड़ दे कि भाई उनके पास बैकग्राउंड बैकअप में पैसा रखा है, तो बोलेंगे नहीं सर हमें पेड ऐड, ये सही है। देखो पेड ऐड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कब? जब आपको इंस्टेंट पैसा कमाना है और आपके पास ऐड बजट होना चाहिए। पैसा तो सारे लोग इंस्टेंट कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम आपसे बोले कि 40,000 रुपए कमाने के लिए आपको 40,000 खर्चा करना पड़ेगा, तो आप कोई रेडी होगा? नहीं रेडी होगा ना। लेकिन एसईओ एक ऐसी चीज है, ऑर्गेनिक अगर आप काम करते हो 2 से 3 महीना अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर लोगे, तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कभी पेड ऐड की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद अब हम समझते हैं कि एसईओ बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। मतलब अभी तक तो हम लोग वेबसाइट के लिए, अपनी वेबसाइट वेबसाइट भी हमारे बिजनेसेस में आते हैं, बट प्रोफेशनली हमें बिजनेस के, सपोज मान लीजिए कि हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है। तो हम अपने बिजनेस के लिए एसईओ, एसईओ में अपने बिजनेस के लिए क्यों करना चाहिए? कोई बता सकता है? क्योंकि सारी चीजें हमने उसी से निकल के आएंगी चीजें, और कुछ नहीं। देखो जो चीज हमने पहले डिस्क्राइब किया उसी से आंसर आएगा। तो अभी तो हम बेसिकली वेबसाइट को रैंक कराने की बात कर रहे थे, कंटेंट को रैंक कराने की बात कर रहे थे, ठीक है। आप सुनो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस, खाली अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमें एसईओ क्यों करना है, ठीक है। एसईओ क्यों करना है? अपने कंटेंट को, मतलब कि ये सारी जो 4 पॉइंट हमने बताया कि यूजर इग्नोर करते हैं और इतने से इतने परसेंट यूजर कोई भी चीज सर्च करते हैं। बट हमें अपने बिजनेस के लिए एसईओ क्यों करना चाहिए? बिजनेस का मेन फोकस क्या? बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका मेन फोकस कहाँ पे होगा? देखो हमारा मेन फोकस होता है सबसे पहले पैसा कमाना, ठीक। पैसा कहाँ से आएगा? जब हमारा प्रोडक्ट सर्विस बिकेगा। प्रोडक्ट सर्विस कहाँ से बिकेगा? तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो फर्स्ट वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए हम एसईओ क्या करते हैं?
पहली चीज की हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, बिजनेस के लिए एसईओ करते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है हमारी वेबसाइट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत आप मतलब ऑर्गेनिकली अगर बात करें, ऑर्गेनिक वेबसाइट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आप तो यूट्यूब पे भी वीडियो बना के आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप गूगल पे सर्च करने की बात की जाएगी तो आपका कंटेंट ही रैंक करेगा। ठीक है, आप देखो ना यूट्यूब पे बहुत नीचे आता है सजेशन, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे वेबसाइट ही रैंक करती है। गूगल पे आप कभी भी सर्च करके देखना तो यूट्यूब का जो सजेशन है ना, वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम पे वो आपके नीचे ही रहता है ना? क्योंकि क्यों नीचे रहता है, इसका कोई रीजन बता सकता है आप? देखो, अगर हम बोले कि आपका और हमारा बिजनेस सेम है, ठीक? अब कोई यूजर आए तो आप पहले अपना दिखाना चाहोगे कि हमारा दिखाना चाहोगे? अपने दिखाना चाहोगे ना? तो सेम गूगल भी एक सर्च इंजन है और यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। अगर भाई गूगल सबसे पहले यूट्यूब को दिखाना स्टार्ट कर देगा तो लोग गूगल पे आना छोड़ देंगे ना। तो वो अपना कंटेंट पहले दिखाता है कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग बने रहे, अदरवाइज वो गूगल से यूट्यूब पे सर्च, अगर वो यूट्यूब पहले दिखा देगा तो गूगल को स्किप करके कहाँ चले जाएंगे, यूट्यूब पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो उसकी तो प्रायोरिटी है ना कि पहले हमारा यूजर हमारे पास टिके। अगर उसको हमारा कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर वो यूट्यूब पे सर्च कर सकता है, बट सॉल्यूशन तो हम उसको देंगे। लेकिन पहले चुप्पे से वो ये नहीं बताएंगे कि भाई ये हमारा अच्छा नहीं है तो आप इस पे जाओ, लेकिन पहले हम अपने वाले पे कोशिश करेंगे कि अपने यूजर को रखें। ठीक है, तो विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम अपने बिजनेस के लिए जितना ज्यादा हमारी वेबसाइट दिखेगी यूजर को, उतना ज्यादा सेकंड वही है कि ट्रैफिक हमारे पास आ जाएगा। ट्रैफिक को इंक्रीज करने के सेकंड, जब हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी दिखेगी, विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, लोगों को दिखेगी, तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक भी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है, देन उसके बाद जब हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा आएगा, मतलब विजिबिलिटी ज्यादा होगी, ट्रैफिक ज्यादा आएगा, तो फिर उसके बाद जो ट्रैफिक आ रहा है उसी से क्या होगा, हमारे इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज की स्पेलिंग थोड़ा गलत, हमारा कन्वर्जन भी इंक्रीज होगा। राइट, अब सपोज मान लो, देखो इसको हम समझ सकते हैं ना कि जैसे विजिबिलिटी मतलब क्या होता है, हम लोग फेसबुक ऐड में विजिबिलिटी को इंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विजिबिलिटी बोलते हैं। सपोज मान लो कि हमारी जो विजिबिलिटी हुई कितना हुई, 5K लोग। ठीक है, और ट्रैफिक हमारा कितना आया, मान लीजिए कि 2000 ट्रैफिक आया। ठीक है, अब 2000 ट्रैफिक में से हम मान लेते हैं कि अगर 1% भी कन्वर्जन होगा तो कितना हो जाएगा, 20 कन्वर्जन हमारा हुआ। ठीक है, अब जितना ज्यादा ट्रैफिक हमारा होगा उतना ज्यादा, अगर यहाँ पे 4000 ट्रैफिक होगा तो यहाँ हमारा 40 कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम अपने ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए, विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए एसईओ करते हैं। ये दोनों चीजें अगर हम कर लेते हैं तो हमारा ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट चौथा जो है, आप बोल सकते हो कि यूजर के उससे बोले तो हम अपने यूजर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बिजनेस का वेबसाइट करते हैं, क्योंकि जब हमारी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा दिखेगी, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगा और फर्स्ट पेज पे दिखेगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम अपने वेबसाइट का एसईओ करते हैं, या फिर अपने बिजनेस के लिए एसईओ, अपने बिजनेस का एसईओ करते हैं। एसईओ थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। ठीक है, जब आप सारी थ्योरी समझ लोगे एसईओ की तो आपको प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं होंगी। मतलब जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम कीवर्ड कहीं डालेंगे, कहीं हम कुछ करेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा सर ये आप क्या कर रहे हो। अभी हम ये समझो कि सिर्फ आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और ये समझना मतलब ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नहीं समझोगे तो आप फिर प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि थ्योरी से ही प्रैक्टिकल निकल के आता है। और फेसबुक में, गूगल में तो हम लोग डायरेक्ट जाकर के एडवर्टाइजमेंट पे अपना प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल, जब वहां पे प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके पीछे एसईओ चलता है। आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना, कि जब हम फेसबुक पे कॉपीराइटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पीछे पीछे बैकएंड में एसईओ चलता रहता है ना, तो थ्योरेटिकल ही तो होता है ना। जब हम उसी थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे तो जो वहां पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसको हम ऑप्टिमाइज करके करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। राइट,
तो एसईओ थोड़ा से थ्योरेटिकल ज्यादा है, बट प्रैक्टिकल जब आप तभी कर पाओगे जब आप उसका थ्योरी समझोगे। एसईओ में जितना आप एक्सपर्ट बन जाओगे, मैंने बताया ना कि 50-60% डिजिटल मार्केटिंग आप सीख जाओगे। ऐसे ही आप ये समझो, एसईओ से आप यूट्यूब सीख गए, आप ऑर्गेनिक काम करना सीख जाओगे, फिर आपका सिर्फ पेड ही बचेगा, एडवर्टीजमेंट बचेगा। तो इसको बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से सीखना। इसी एसईओ की इंडिविजुअल क्लास करने के लिए लोग 15-15, 20-20 हजार रुपए देते हैं, एक महीने में सिर्फ ऐसे ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। और हम यहाँ पे जो चीज आपको पढ़ाने जाएंगे पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। कीवर्ड्स और क्वेरी में कोई डिफरेंस बता सकता है? रवि सर ने बता रखा है। कीवर्ड देखो, सपोज मान लो हम क्या हैं, मार्केटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक, और आप लोग क्या हो, यूजर हो, राइट, यहाँ तक क्लियर। तो जो क्वेरी होता है ना, यूजर के लिए काम करता है, और जो कीवर्ड होता है वो हमारा मार्केटर या फिर क्रिएटर के लिए काम करता है। सपोज इसको ऐसे समझो, मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ और मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, या फिर अपने वेबसाइट पे इससे रिलेटेड हमने कंटेंट लिखा, मैं एज अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है, और आपने सर्च किया क्या, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। तो जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ है, ठीक है, तो सेम यही ऐसे इस पे भी आ जाए। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ है, ये इसके लिए क्या हुआ, मार्केटर के लिए क्या हुआ, कीवर्ड, यानी कि हमारे लिए क्या हुआ, कीवर्ड, और यूजर सर्च कर रहा है तो इसके लिए क्या हो गया, क्वेरी हो गया। मतलब जब आप एज ए यूजर काम करते हो, कोई चीज सर्च करते हो, तो वो क्या होता है, आपके लिए क्या होती है, क्वेरी होती है। और जब एक मार्केटर उस कीवर्ड पे अपने ऐड चला रहा होता है या फिर वो अपना वेबसाइट रैंक करा रहा होता है, तो मार्केटर के लिए वो क्या हो जाता है, कीवर्ड हो जाता है। एक टर्म और काम करता है, मतलब ये मैं बेसिक बता रहा हूँ ताकि जब मैं ये सारी चीजें आगे बोलूं तो आपको ये कंफ्यूजन हो कि मैं कीवर्ड क्या बोल रहा हूँ, क्वेरी क्या है, ठीक है। और एक टर्म और काम करता है गूगल पे, ये क्रॉलिंग है, ठीक है, और ये इंडेक्सिंग, ठीक है। क्रॉलिंग बेसिकली क्या होता है, इसको ये क्रॉलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। और क्रॉलर, क्रॉलर और क्रॉलिंग, जो क्रॉलर होता है जब वो कंटेंट को रीड करता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली हम क्रॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉलर बोल सकते हो क्या होता है, एक बॉट होता है, ठीक है। और गूगल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप समझो कि इसी बॉट का होता है। अगर इसको आप खुद कर ले गए तो आप ये समझो कि आपको गूगल पे टॉप पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब खुद कैसे करना है और ये खुद कैसे होता है, तो उसके लिए गूगल दो चीजों पे काम करता है। देखो, अगर आपको गूगल को जीतना है, मतलब गूगल के ट्रस्ट को जीतना है ना, तो अपने कंटेंट में इन दो चीजों को फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि गूगल कहता है आप हमें पैसा, गूगल की मैक्सिमम चीजें फ्री है, ऑलमोस्ट चीजें फ्री है, आप लोग ये मानते हो ना। गूगल क्यों फ्री रखा है, गूगल ने अपनी चीजों को फ्री क्यों रखा है, इतना मतलब पेड रखा है एक लिमिटेशन के बाद, जैसे कि उसका सब कुछ फ्री है, इनिशियली सब कुछ फ्री है, ठीक है। ट्रैफिक ज्यादा है, लोग ज्यादा से ज्यादा है, बट आप ये समझो कि ट्रैफिक के लिए तो काम कर ही रहा है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट खराब है तो वो फिर आपकी वेबसाइट को बाहर कर देगा। इसका मतलब है कि उसका कहना है कि हमारा जो यूजर है ना, वो सबसे लिए हमारा, कहते हैं ना कि कस्टमर भगवान के लिए, भगवान के तरीके से होता है। तो वो कहता है कि हमारा जो यूजर है वही सब कुछ है हमारा। अगर हमारे यूजर के लिए आप कुछ गलत करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको बाहर कर देंगे, आपको स्पैम में डाल देंगे। और यूजर कब खुश होगा हमारा, जब हम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो हम लोग कहाँ पे थे, क्रॉलर और इंडेक्सिंग पे थे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई ना, कि आपको यूजर को खुश करने के लिए अपने कंटेंट को क्वालिटी कंटेंट बनाना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, 1000 वर्ड का कुछ भी लिखो, बट ऐसा होना चाहिए गूगल को ऐसा लगे कि यार ये यूनिक कंटेंट आया है,
ऐसी कोई चीज है जो गूगल पे ना मिले, कोई बता सकता है? मतलब सब कुछ मिलेगा ना, ठीक है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, लेकिन गूगल क्या बोलता है, आप कुछ भी सर्च करोगे गूगल पे मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। आप कुछ भी सर्च कर लो, दुनिया का कुछ भी, कितनी बेकार चीज सर्च कर लो, कितनी अच्छी चीज सर्च कर लो, आपको सब कुछ मिलेगा गूगल पे, राइट? लेकिन गूगल क्या बोलता है, अब लोग जो सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। बहुत जरूरी चीज है कि आप समझो कि हम लोग अपने वेबसाइट को या फिर अपने प्लेटफॉर्म को रैंक क्यों नहीं करा पाते हैं। जिस चीज पे, जिस टॉपिक पे लोगों ने ऑलरेडी कंटेंट बना रखा है, हम उसी टॉपिक पे कंटेंट बनाने चले जाते हैं। भाई आप सोचो ना कि अगर हमारी वेबसाइट है, हम उस पे किसी चीज से रिलेटेड कंटेंट लिया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सपोज मान लीजिए कि एक हमने टॉपिक लिया, कीवर्ड लिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब इस पे क्या लगता है कि आपको कंटेंट नहीं बना पड़ा है? लाखों करोड़ों वेबसाइट है जो इस पे कंटेंट लिख रखा है, तो फिर आप क्यों बेवकूफी दिखा रहे हो भाई, क्यों आप उस पे कंटेंट लिख रहे हो? अब लोग बोलेंगे कि भैया हम लिखे तो किस पे लिखे, ये भी एक चैलेंज है, राइट? गूगल क्या बोलता है कि भाई आप कंटेंट रिसर्च करो ना, 15% ऐसी सर्चेज हैं कि आज भी गूगल पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। गूगल बोलता है, ये गूगल कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। गूगल कहता है कि आज भी 15% ऐसी सर्चेज हैं जो कि हमें मिल ही नहीं रही हैं। यूजर सर्च तो कर रहा है उन चीजों को, लेकिन कंटेंट ही नहीं है उन चीजों पे, तो हम क्या दिखाएं यूजर को? तो गूगल कहता है कि अगर आपको अपने कंटेंट पे, ब्लॉगिंग पे अच्छा काम करना है तो आप इस पे काम करो ना। अब समस्या ये है कि हम इसको कैसे फाइंड करें, ये भी एक चैलेंज है। अगर आप इसको फाइंड कर ले गए तो आप ये समझो ना कि आप 15 दिन के अंदर पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। चलो इसको हम बाद में ले लेंगे, है ना। इसको आप लिख के रखना, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप जो मैं बोलूँ कि मैं ये चीज बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं टॉपिक से बाहर नहीं हटना जा रहा हूँ ना। अभी हमने, हमारा मेन ये है, ठीक है, ये बेसिक है। ये तो थोड़ा सा ये बात की बात है, जब आप प्रैक्टिकल पे आओगे तब भी हम बता देंगे, क्योंकि अभी तो कंटेंट लिखने जा नहीं रहे हो, ब्लॉगिंग करने जा नहीं रहे हो, पहले पढ़ोगे तभी करोगे रिसर्च का पार्ट, ठीक है। तो देखो, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग हम आपको बता रहे थे, राइट। क्रॉलिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए, ऐसे लिख देते शॉर्टकट में, ठीक है, इंडेक्सिंग, ठीक। अब ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, राइट। ये आया क्या है, ये क्या है, बॉट है, ठीक। अब ये बॉट हमारी वेबसाइट पे आया, और आप समझो कि गूगल पे कितनी वेबसाइट्स होंगी, करोड़ों में होंगी, अरबों में होंगी, मुझे तो उसका डेटा नहीं पता कितनी होंगी, राइट। लेकिन ये बॉट ऐसा है ना कि गूगल की हर वेबसाइट पे रोज जाता है। गूगल की आज आप कोई कंटेंट लिखोगे तो वो आएगा आपके कंटेंट पे, आपके कंटेंट को पढ़ेगा फिर चला जाएगा, आएगा जरूर वो, राइट। अब देखो, बहुत मतलब ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा आप लोग समझना, क्योंकि अगर ये मिस कर गए कि ये कैसे काम करता है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि पूरा शेड्यूलिंग इसी पे डिपेंड है। तो ये जब क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे, ये रीड करता है, ठीक है। अब रीड करने के बाद ये क्या करता है, ये सपोज मान लो कि ये एक क्या है, एक टेम्परेरी सर्वर है, ठीक है, ठीक है। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो बॉट है ना, ये आपकी वेबसाइट को रीड करके कहाँ पे डाल देता है, टेम्परेरी सर्वर में डाल देता है, राइट। टेम्परेरी सर्वर में डालने के बाद अब इसको क्या करता है गूगल, यहाँ पे आता है गूगल का काम, ठीक है। अभी तक जो गूगल के और जो बॉट होते हैं, राइट, ये तो क्रॉलर हो गया गूगल का। अब जो आपकी, हमारी आपकी वेबसाइट को रीड करता है, कंटेंट को रीड करता है, अब ये ला करके रीड करके यहाँ पे डाल देगा इसको टेम्परेरी सर्वर में। अब टेम्परेरी सर्वर से गूगल क्या करेगा, इसका एक क्या होता है, परमानेंट सर्वर होता है, ठीक है, परमानेंट सर्वर होता है। अब गूगल यहाँ टेम्परेरी सर्वर पे रिसर्च करता है, ये इसका काम था कंटेंट को रीड करके, क्योंकि ये इसका जिम्मेदारी, गूगल बोलता है कि आप ऐसा कोई कोई गूगल पे ऐसा कोई कंटेंट ना रह पाए जिसको आप रीड ना करो। तो ये इसका काम है सारे कंटेंट को रीड करना, और ये रीड करने के बाद यहाँ डाल देता है टेम्परेरी सर्वर में। भैया हमने रीड कर लिया, टेम्परेरी सर्वर में हमने डाल दिया, अब आपका काम है। गूगल क्या करता है, यहाँ पे टेम्परेरी सर्वर से अच्छे कंटेंट को उठाता है, ठीक है। अब फिल्टर करने के बाद वो कहाँ पे डाल देता है, परमानेंट सर्वर पे। परमानेंट सर्वर पे डालने के बाद अब मान लीजिए कि ये एक यूजर है, ठीक है, इसने क्वेरी किया व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, राइट।
तो अगर इसने क्वेरी किया तो गूगल क्या करेगा कि इसकी क्वेरी को लेके जाएगा कहाँ पे, परमानेंट सर्वर में, जहाँ पे उसका पूरा डेटाबेस बना पड़ा है। ठीक है, इसको आप डेटाबेस भी बोल सकते हो कि ये ना, क्योंकि डेटाबेस में ही सारी चीजें सेव करता है। इसके यूजर की क्वेरी को गूगल कहाँ पे लेके गया, अपने परमानेंट डेटाबेस के सर्वर में। अब वहां से इसके क्वेरी से रिलेटेड जो भी अच्छी वेबसाइट इसको मिली गूगल को, उसने क्या किया, उसमें से लगभग जो भी उसका 1000-2000 उसने वेबसाइट फेंक दिया कहाँ पे, यूजर के सर्च क्वेरी वाले पेज पे, जहाँ पे यूजर सर्च कर रहा है। अब यूजर सर्च पेज पे आया तो यूजर को क्या लगा, एक पेज पे लगभग 10 से 12 सर्चेज आती हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि 10 ही आती हो। तो अब यूजर उन्हीं 10 में से लगभग पहले 2-3 जो वेबसाइट होते हैं, कंटेंट होता है, उसको प्रेफर कर लेता है। राइट, ये यहाँ पे क्या था, बॉट था हमारा, हमारी वेबसाइट को रीड किया और उसने कहाँ पे डाला, टेम्परेरी डेटाबेस में डाला। उसके बाद गूगल ने सर्च किया, उसने परमानेंट में डाला। ठीक है, अब परमानेंट में डालने के बाद यहाँ पे कंटेंट मैनेज हो रहा है उसका। ठीक है, अब यूजर की कोई क्वेरी आई तो गूगल कहाँ पे उस क्वेरी को लेके जाता है, परमानेंट सर्वर में लेके जाता है। परमानेंट से फिर उसको कहाँ पे भेजता है, गूगल के जो सर्च पेज है वहां पे भेजता है। अब गूगल ने उसमें से जिस भी वेबसाइट को चूज किया, सिलेक्ट किया, अगर यूजर किसी वेबसाइट पे ये मान के चलो कि 30 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड से लेकर के अगर 1 मिनट तक रुक गया, 1 मिनट क्या होता है, हेल्दी टाइम होता है किसी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। राइट, अगर 30 सेकंड से कम यूजर रुका तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। ठीक, अगर ये यूजर आपकी वेबसाइट पे 30 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट रुकता है तो इसका मतलब है कि वो वेबसाइट आपकी जो है वो गूगल की नजर में चली गई है। अब गूगल उस पर और ज्यादा फोकस करेगा, इंटेंशन देगा। अगर मान लो कि दूसरा यूजर भी आया, वो भी आपकी वेबसाइट पे 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुका या फिर उससे ज्यादा रुका, राइट, तो फिर क्या करेगा, गूगल आपकी वेबसाइट को एकदम फोकस्ड हो जाएगा, यार इस वेबसाइट में तो कुछ अच्छा है। सपोज मान लो कि अगर सपोज मान लो कि 1000 यूजर आया आपकी वेबसाइट पे और 1000 वेबसाइट में से 100 यूजर ऐसे हैं जो 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रुक रहे हैं। राइट, और उसके बाद ये रिटर्निंग हो गए आपके, यानी कि रिटर्निंग यूजर हो गए आपके। अब गूगल को क्या लगा, यार 1000 में से 100 यूजर ऐसे हैं कि जो बार बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस वेबसाइट में तो कुछ अच्छा है ना, जो इस वेबसाइट पे कंटेंट डाल रहा है वो तो कुछ ना कुछ मतलब कुछ अच्छा ही कर रहा है ना। तो फिर वो आपकी वेबसाइट को क्या करता है, रैंकिंग में लाने रखता है और इसकी अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी इसकी इंक्रीज कर देता है। जिस दिन आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होने लगेगी उस दिन आपकी वेबसाइट को रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आपने समझा ना कि इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग, क्रॉलिंग बेसिकली है किसी भी कंटेंट को रीड करना, रीड करने के बाद उसको डेटाबेस में डालना, डेटाबेस में, अब देखो डेटाबेस में डालने के बाद ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया इसको बेसिकली इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग का ही पार्ट क्रॉलिंग है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को ही इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग यानी कि गूगल सर्च करेगा कंटेंट को, कंटेंट क्वेरी को, फिर उसको यूजर को देगा, ये सारा इंडेक्सिंग का पार्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। राइट, अब अथॉरिटी में 2-3 चीजें काम करती हैं। अब यहाँ पे अथॉरिटी बिल्ड हो गई। ठीक है, मतलब आपने अपनी अथॉरिटी बनाना स्टार्ट कर दिया गूगल के ऊपर। राइट, अब अथॉरिटी बनती कैसे है, ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये तो अथॉरिटी बनने का प्रोसेस हो गया, बट अथॉरिटी को हम मेजर कैसे करेंगे। ठीक, डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, और पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, और पीआर का मतलब होता है पेज रैंकिंग। ठीक, पेज रैंकिंग, ठीक, पेज रैंक भी बोल सकते हो, पेज रैंकिंग भी बोल सकते हो। आप समझो, जिस दिन आपका ये 50 हो जाए, ये 50 हो जाए और ये आपका 4 हो जाए, इसको मेजर किया जाता है बेसिकली 100 से। इसको हम 100 से मेजर करते हैं, इसको भी 100 से, और इसको क्या करते हैं 10 से।
क्योंकि पीआर का मतलब पेज रैंकिंग होता है। पेज रैंकिंग जब हम कोई सर्च करते हैं, जो फर्स्ट पेज पे जितनी क्वेरी जाती है उसमें से 10 ही होती हैं, तो इसीलिए हम उसको 10 में से रैंक कर मतलब मेजर करते हैं। जिस दिन आपका ये हो जाए 4 का मतलब ना कि हमारा कंटेंट चौथे नंबर पे दिख रहा है। हमने कोई चीज़ सर्च किया, किसी ने यूज़र ने सर्च किया हमारे सपोज़ मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, अगर हमारे इंस्टीट्यूट या फिर हमारी वेबसाइट है, अगर वो चौथे नंबर पे आ रही है फर्स्ट पेज पे, तो इसका मतलब हमारा पीए क्या हो गया? पीआर क्या हो गया? 4 हो गया, राइट? अब इसका मेजर कैसे करोगे? इसके लिए एक वेबसाइट आती है, मोज़बार करके, ठीक है? अभी जब प्रैक्टिकल हम लोग प्रैक्टिकल पे आएँगे तो करके दिखाएँगे कैसे मेजरमेंट किया जाता है। अगर ये 50 जिस दिन हो गया, 50 हो गया या 4 हो गया, उस दिन समझ लो कि आपने सारी जंग जीत ली है, ठीक है? अगर ये आपका 10 भी है ना तो बहुत अच्छा है, डीएपी है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? 50 तक जाना है। आज तक कोई ऐसी वेबसाइट नहीं हुई है, कुछ एक वेबसाइट को छोड़ दो, जिसका डीएपीए 100 हुआ हो। अब ये समझो ना डीएपीए मेजरमेंट करने वाली कोई गूगल की कोई कंपनी नहीं है, मोज़बार है, तो मोज़बार का एक अपना मेजरमेंट होता है। उसने किस हिसाब से रैंकिंग दिया, किस हिसाब से रैंकिंग नहीं दिया, वो हम लोग को नहीं पता है ना, बट उसको देखते हुए हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को मेजर करेंगे। अगर आपका डीएपीए जिस दिन इतना हो जाएगा, आप समझो कि उस दिन आपकी आप अपनी वेबसाइट से पता है लगभग 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए महीने कमाना स्टार्ट कर दोगे। ब्लॉगिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक जाने में बहुत डिफ़िकल्ट है। कौन बोला उम्र खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। नहीं, ना तो जवानी खत्म होगी, ना उम्र खत्म होगी। बहुत ईज़िली प्रोसेस है, बट जैसा हम बताएँगे वैसा आपको करना पड़ेगा। आप 100% इसको आप पा सकते हो। लेकिन उसके लिए जो चीज़ें, जो प्रोसेस, जो टेक्निक्स हम बताएँगे, उनको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। एसईओ में पूरा खेल भाई कंटेंट का ही है। अगर आप कंटेंट नहीं लिखोगे तो आप जीवन भर मर जाओगे, फिर भी आप एक पैसा नहीं कमा पाओगे। और कंटेंट मैंने क्या बताया, कंटेंट लिखना ऐसे नहीं लिखना है। मैंने भी 15% वाला बताया था ना, उस तरीके से कंटेंट लिखना है। सोचो कितनी बड़ी बात है ना कि 15% आज भी गूगल पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है और हम लोग किस पे कंटेंट लिखते हैं? जिस पे सब लोग लिखते हैं। आप समझोगे ना कि वो भी यूज़र तो हैं जो 15% सर्च कर रहे हैं और उसपे कंटेंट नहीं है। आप समझो, सपोज़ मान लो कि आपने कंटेंट लिखा, किसी सेलिब्रिटी की बायोग्राफी लिखा आपने। मान लो कि आपने एमएस धोनी के ऊपर लिखा। अब एमएस धोनी के ऊपर हज़ारों न्यूज़ चैनल ने कंटेंट लिख रखा है, राइट? बड़े-बड़े क्रिएटर्स ने लिख रखा है, बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं। अब आप एमएस धोनी की बायोग्राफी लिखोगे तो आपका कंटेंट कौन देखेगा? ट्रैफिक तो उसपे कितना है? मिलियंस पे है। लोग मिलियन में सर्च करते हैं। लेकिन आप बताओ कि 1 मिलियन जिस पे सर्चेज़ हैं और आपकी वेबसाइट पे एक भी यूज़र नहीं आ रहा है, कोई बेनिफिट है कंटेंट लिखने का? अगर बेनिफिट हो तो आप बताओ मुझे। भले ही आपके पास यूज़र हैं, वही बात हो गई ना कि जैसे सर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आप भंडारा करा रहे हो इस उद्देश्य से कि आपका प्रोडक्ट लोग परचेज़ करने आएँगे तो प्रोडक्ट आपका परचेज़ नहीं करेंगे, भंडारा खा के चले जाएँगे। सर ये एग्ज़ाम्पल देते हैं ना? तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर 1 मिलियन सर्चेज़ हैं, उस पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो हमें उस पे काम ही नहीं करना है भाई। आप सोचो कि जो ये 15% हमने बताया आपको, अगर इस पे कंटेंट लिखोगे, अगर 100 यूज़र भी सर्च कर रहे हैं, तो जिस पे किसी को कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ़ आपकी वेबसाइट पे कंटेंट मिलेगा, तो 100 के 100 ही आएँगे ना आपके यूज़र, आपकी वेबसाइट पे। यहाँ पे 1 मिलियन सर्चेज़ थी, आपके वेबसाइट पे एक भी पर्सन नहीं आ रहा था और जिसकी 100 सर्चेज़ थी, 100 के 100 यूज़र आपके पास आ गए, तो आप बताओ कौन-सा बेटर है? 1 मिलियन वाले पे काम करना या फिर 100 जिस पे 100 विज़िटर थे ट्रैफ़िक था वो उस पे काम करना? 100 वाले पे काम करना ईज़ी हुआ ना? तो आप किस पे काम करना प्रेफ़र करोगे? 1 मिलियन वाले पे या फिर 100 वाले पे, राइट? तो हमें 100 वाले पे काम करना। जब 100 का 100 यूज़र हमारी वेबसाइट पे जाएगा, तो गूगल को लगेगा भाई यही सबसे बेस्ट है क्योंकि ये नए-नए कंटेंट पे काम कर रहा है, अब इसको बूस्ट करो, ऊपर डालो। फिर जब 1 मिलियन वाली भी सर्चेज़ होंगी ना, तब भी गूगल आपकी वेबसाइट को दिखाएगा। इससे आप आगे निकलोगे। अब आप सोचो कि सिर्फ पहले 1 मिलियन वाले कंटेंट पे काम करें, तो गूगल कहेगा भाई करोड़ों वेबसाइट तो इस पे कंटेंट लिख के रखी हैं। आपका कंटेंट लिख करके देख करके हम क्या करेंगे? क्योंकि नई वेबसाइट पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। आप समझो ना कि आप कोई दुकान खोलते हो, अगर आपका कॉम्पिटिटर पहले से है, पुराने जगह पे जाएगा और ले लेगा, ठीक है, लेकिन आपका दुकान खुली रह गई है, तो आपको अपनी दुकान में ऐसा कुछ रखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर की दुकान पे ना हो। जब आपके कंपटीटर के दुकान पे नहीं होगा वो चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है मजबूरी में वो आपकी दुकान पे आएगा और जब आपकी दुकान पे एक बार आ गया तो उसको बताओ भैया
हम ये भी कम पैसे में देते हैं, ये भी कम पैसे में देते हैं, अच्छी क्वालिटी है। तो फिर धीरे-धीरे ऐसे कंपटीटर के जो यूज़र हैं, जो कस्टमर हैं, वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएँगे। अगर हम पहले से ही जो वो सामान बेच रहा है, वही सामान रखेंगे तो फिर भाई ऑलरेडी उसके कस्टमर पुराने हैं, कौन पुराने कस्टमर को मतलब पुरानी दुकान को छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। आप यूनिक करोगे तभी तो ना, इससे अच्छा है कि पहले हम 100 जहाँ पे जिस कंटेंट पे 100 यूज़र आ रहे हैं, उस पे कंटेंट नहीं लिखा है। ये मत सोचना कि 100 यूज़र हैं, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बैकएंड में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जब गूगल को लगेगा कि यार ये जो वेबसाइट है, इस पे हमेशा नया कंटेंट आता है, यूनिक कंटेंट आता है, जो यूज़र को पसंद करता है, 100 के सर्चेज़ भी इस वेबसाइट पे जाते हैं। तो वो जब आप एमएस धोनी के बारे में बायोग्राफी लिखोगे ना, तो गूगल दूसरी वेबसाइट को ना रैंक करा करके आपकी वेबसाइट को ही वो रैंक कराएगा। तब वहाँ पे आप मिलियनेयर्स को क्या करोगे? बीट कर जाओगे, राइट? तो ये कांसेप्ट है। हम लोगों ने क्या-क्या सीखा कि एसईओ क्या होता है, बेसिकली एसईओ कैसे काम करता है, एसईओ क्यों करना चाहिए, बिज़नेस के लिए एसईओ क्यों करना चाहिए, इंडेक्सिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है, डीएपीए क्या होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, राइट? और मुझे लगता है कि आज हम यहीं पे क्लास खत्म कर दें, ठीक है? क्योंकि फिर ये थोड़ा से आप लोग रिवाइज़ भी कर लोगे और नेक्स्ट हम फिर अगला टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे एसईओ काम करता है, एसईओ कितने तरीके की होती है, हम कल सीखेंगे ना। एसईओ ज़रूर सीखो क्योंकि यही बैकबोन है डिजिटल मार्केटिंग का। एक बार आपने सीख लिया तो फिर किसी भी क्लाइंट का बिज़नेस ग्रो कर पाओगे ईज़िली, ऑर्गेनिकली, क्योंकि क्लाइंट भी पैसा नहीं खर्च करना चाहता आज की डेट में। लोग बोलते हैं कि यार हमें क्लाइंट नहीं मिलते हैं, ठीक है? अब क्लाइंट से बोलोगे भई पैसा खर्च करना पड़ रहा है, पड़ेगा। आप अगर 10,000 का पैसा उससे खर्च कराओगे 20,000 का, तो क्लाइंट सोचेगा यार पैसा खर्च अगर वहीं पे अगर आप उसको ये ऑफ़र दे दो कि सर आप मुझे 2 महीना 3 महीना दीजिए, हम आपका बिज़नेस ऑर्गेनिक ग्रो कर देंगे। तो क्लाइंट कहेगा ठीक है, बट आज की डेट में ना क्लाइंट के पास भी पेशेंस नहीं है। तो हमें पेड और ऑर्गेनिक दोनों को लेकर के चलना है। एक टाइम के बाद इनिशियली उससे पैसा खर्च कराओ, पेड मार्केटिंग से उसको रिजल्ट दो और बैकएंड में आप धीरे-धीरे ऑर्गेनिक भी काम करते रहो। एक टाइम आएगा 2-3 महीने के बाद उससे बोलो कि सर अब ऐड चलाना बंद करते हैं, हम पूरा एसईओ से ही आपको रिजल्ट देंगे। तो क्लाइंट आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। गूगल सर्च कंसोल हम पढ़ाएँगे आपको। तो गूगल सर्च कंसोल जो है, उसका पूरा रोल ही है, ब्लॉगिंग में उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। गूगल सर्च कंसोल ही पूरा कॉन्सेप्ट है एसईओ का, ठीक है? जब हम किसी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करने जाते हैं, तो गूगल सर्च कंसोल ही बेस होता है हमारा। क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं किसी चीज़ को मतलब मेज़र करने के, बट गूगल के हम अपने जब खुद के टूल होते हैं, हम उन्हीं पे काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें डेटा करेक्ट मिलता है और एग्ज़ैक्ट डेटा मिलता है। मतलब आप बोलो ना कि ट्रस्टेबल होता है। तो और क्योंकि इंडेक्सिंग वगैरह भी वहीं से हम सारी चीज़ें करते हैं। अगर हमारा कंटेंट इंडेक्स नहीं हो रहा, तो गूगल सर्च कंसोल से ही हम इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अगर कोई वेबसाइट में कोई दिक्कत आ रही है, तो वहीं से एरर फाइंड करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा समझो ना कि डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग को यहाँ आने से पहले क्या लगता था कि डिजिटल मार्केटिंग सीख करके हम कोई जॉब कर लेंगे, राइट? या फिर कुछ अपना कुछ फ्रीलांसिंग कर लेंगे। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखना स्टार्ट किया, तो पता चला कि यार पैसा कमाने के तो सैकड़ों तरीके हैं ना यहाँ पे, ठीक है? आप एफिलिएट भी कर सकते हो, आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप यूट्यूब से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो, इंस्टा से स्पॉन्सर भी ले सकते हो, फेसबुक से मोनेटाइजेशन से पैसा कमा सकते हो, ठीक है? कोई टूल्स हैं सब होस्टिंगर से एफिलिएट करके पैसा कमा सकते हो, किसी को अपना स्पॉन्सर दे करके आपके प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, यूज़र्स हैं, उस तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो सेम ऐसा ब्लॉगिंग में भी है। अभी हमने आपसे क्या बताया था? बैकलिंक से पैसा कमा सकते हो, किसी का एडवर्टाइज़मेंट अपनी वेबसाइट पे लगा करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है? एडसेंस से पैसा कमाओगे, ठीक है? और अगर कोई ऐसी वेबसाइट है, तो जहाँ पे आप उस तरीके से काम करते हो जैसे कि डोनेशन वगैरह है, तो उस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। एफ़िलिएट से पैसा कमा सकते हो, सबसे ज़्यादा ब्लॉगिंग में क्या करते हैं लोग? एफ़िलिएट से पैसा कमाते हैं। अभी सपोज़ मान लो कि आप होस्टिंगर पे काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है, तो आप अगर होस्टिंगर का एफ़िलिएट ले रहे हो, आप महीने का लाखों रुपए होस्टिंगर से कमाओगे। जितने बड़े क्रिएटर हैं, सब यही करते हैं। बस हमारे पास ट्रैफ़िक होना चाहिए। सब कुछ किया जा सकता है, बट उसको करने का एक सही तरीका होगा। हाँ, ये बात सही है कि आज की डेट में लोग टेक्स्ट से ज़्यादा वीडियो को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वीडियो को देखना ईज़ी हो जाता है, कंपैरिज़न में लोग पढ़ना नहीं चाहते आज की डेट में। लेकिन मतलब ये भी सही है कि अगर किसी को ऑथेंटिक जानकारी लेनी होती है, किसी को सही जानकारी लेनी होती है, तो वो
सबसे पहले गूगल पे ही सर्च करता है, राइट? तो ये चीज़ें आज भी बहुत सारे ऐसे निशेज़ हैं ना कि अगर उस पे आप काम करना स्टार्ट करोगे, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा आप कमाओगे। ब्लॉगिंग से भी आज पैसा लोग कमा रहे हैं और यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? जो ये बोलते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, वो यूट्यूब से भी नहीं कमा रहे हैं। सिर्फ़ उनका काम ये है कि यार पैसा कहीं से नहीं कमाए। वो तो लोग बोलते हैं कि ये सब फेक है ना? पैसा होता ही नहीं है, पैसे इनकम होती नहीं है। तो आप लोग तो इस पे नहीं बिलीव करते ना, होता तो है ना? बस हमें काम करने का तरीका सही पता होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप एक वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करो और अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से एसईओ करो, 3 महीने के अंदर अपनी वेबसाइट से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। बट कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए, लोग आज के डेट में जैसे चैट जीपीटी आ गया, तो चैट जीपीटी से लोग कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था कि चैट जीपीटी से कंटेंट लिख लो, कॉपी पेस्ट कर लो। आप समझो गूगल मैंने अभी क्या बताया था कि गूगल 2 चीज़ों पे काम करता है। एक तो यूज़र के लिए, दूसरा क्वालिटी के लिए। अगर आप किसी बॉट से कंटेंट लिखाते हो, तो गूगल उसको अगर जिस दिन ट्रैक कर लिया, जिस दिन उसको फाइंड कर लिया कि आप चैट जीपीटी से कंटेंट दिखा रहे हो या फिर किसी अदर एआई से कंटेंट लिखा रहे हो, तो वो आपके कंटेंट को स्पैम में डाल देगा, शैडो बैन मार देगा। आप कितनो अच्छा कंटेंट लिखो फिर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। लिखवाओ बट उसमें देखो जब आप खुद से लिखते हो ना, तो उसमें आपके इमोशंस होते हैं, आपकी भावनाएँ होती हैं। समझ रहे हो ना आप? जब चैट जीपीटी से लिख लेते हो उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे तो फिर वो तो यूज़र को अच्छा ही नहीं लगेगा। जब हम लोग जब कोई चीज़ खुद से बोलते हैं तो कितना अच्छा रहता है ना? लेकिन जब किसी का लिखा हुआ किसी को पढ़ा हुआ बोलते तो लगता है कि यार ये कहीं से पढ़ रहा है पर्सन। जब आप कुछ कोई चीज़ लिखते हो उसमें आप थिंकिंग करते हो, सोचते हो, आप किसी से कंपेयर करते हो कि यार ये ऐसा इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस को भी मतलब एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है? जब यूज़र को ऐसा लगता है कि यार ये सच में ऐसा है, इमोशनल होते हैं, भावनाएँ हमारी होती है तो उसमें एक अट्रैक्शन होता है। कनेक्शन बिल्ड होता है। तो वो ऐसा कंटेंट लोग यूज़र उस पे रुकते हैं और अगर आपका कंटेंट चैट जीपी जैसे कि वही बात हो गई ना कि आप चैट जीपीटी से लिखा के करोगे तो लोग गूगल पे ना जा कर के चैट जीपीटी ही प्रेफ़र कर लेंगे। गूगल को भी लगेगा कि यार चैट जीपीटी का कंटेंट है इसको प्रमोट ही ना करो। तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लो बट उस पूरे कंटेंट को पढ़ो और फिर भी आप उस अपने टॉपिक से रिलेटेड 8-10 ब्लॉग पढ़ो और उसमें अच्छा जो अच्छे-अच्छे पॉइंट्स हैं उस चैट जीपीटी वाले कंटेंट पे आप उनको कहीं न कहीं कैसे ऐसे भी फिट कर दो कि लगे ना कि कंटेंट को फिट किया गया है। मतलब आप अपना खुद का पर्सनल एफर्ट लगा करके उस चैट जीपीटी वाले कंटेंट में डाल दो, तब आपका कंटेंट अच्छा रैंक करेगा और वो आपका स्पैम में भी नहीं आएगा। अब 100% आप चैट जीपीटी से उठाए, फटाक से लिख के डाल दिए, तो फिर वो एक इनिशियली हो सकता है कि आपको 10 दिन, 15 दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। लेकिन जिस दिन गूगल इस बात को ट्रैक कर लेगा कि आप कंटेंट एआई से लिखा रहे हो और गूगल सब कुछ ट्रैक कर लेता है। ये कोई ना समझे कि हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिख रहे हैं या फिर एआई से कंटेंट लिख रहे हैं, तो फिर गूगल नहीं पकड़ पाएगा, वो सब पकड़ लेता है। आज नहीं पकड़ेगा, 2 महीने बाद पकड़ेगा, 4 महीने बाद पकड़ेगा, 5 महीने बाद पकड़ेगा। पकड़ेगा ज़रूर वो, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों पे बहुत एक जैस्पर करके आता है। जैस्पर ऐसा कंटेंट लिखता है कि एकदम ह्यूमन जैसा, वो पेड होता है, बहुत महँगा है। हम लोगों ने उस पे भी काम किया, बट जो मैनुअली काम करने में और जैस्पर पे काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। जैस्पर का कंटेंट कुछ दिन चलता है, उसके बाद डाउन होने लगता है, लेकिन मैनुअली कंटेंट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। ठीक है, फिर है ना आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट हम आगे का कल करेंगे, ठीक है?